हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम एक जो हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी तक स्टूडेंट केवल एक इनिशियल पार्ट पे हमने बात शुरू की और मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई उसे मैं 3-4 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि पब्लिक फाइनेंस या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली एक बड़ा हिस्सा है लोक प्रशासन का। लोक प्रशासन का वो हिस्सा जिसमें वित्त से संबंधित मामला हो उसे हम वित्तीय प्रशासन या फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर मैंने ये बताया कि सरकार की दो नीतियाँ होती है, एक होती है मौद्रिक नीति, दूसरी होती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो देश का सबसे बड़ा बैंक जैसे भारत में RBI, वह मुद्रा की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए अनेक प्रकार की नीतिगत निर्णय लेता है। जिसे आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नहीं है बैंक रेट, इनको बदल करके वो जनता के बीच या देश के भीतर जो मुद्रा की लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी नीति होती है उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी या हम इसे कहते हैं राजकोषीय नीति। और राजकोषीय नीति का तात्पर्य होता है स्टूडेंट कि सरकार जो उसके पास इनकम और एक्सपेंडिचर के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके माध्यम से लिक्विडिटी को तो कंट्रोल करती है, साथ साथ ही वह लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाना, लोगों के रोजगार सृजन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तमाम तरह की जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों को करते हुए विकास की गति को आगे बढ़ाती है। मैंने आपको बताया था कि जो वित्तीय प्रशासन है वह बेसिकली एक तरह से सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। वित्तीय प्रशासन में ही सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है वो होती है बजट। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि बजट का तात्पर्य क्या है। यह शब्द एक फ्रेंच वर्ड है, हालांकि ये शब्द ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वॉलपोल की 1733 की जो घटना क्या थी कि वो अचानक से पार्लियामेंट में आते हैं, एक चमड़े का बैग खोलते हैं, एक बुकलेट पब्लिश करते हैं, दी बोगेट ओपन, और फिर धीरे धीरे जो बोगेट वर्ड था वो बजट शब्द में वित्तीय लेन देन में तब्दील हो जाता है। मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि बजट का तात्पर्य क्या होता है। तो बजट का तात्पर्य होता है किसी संगठन या किसी राष्ट्र के लिए, किसी राज्य के लिए एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का अनुमानित आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, उसे हम बजट कहते हैं। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी, ए फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर और एस्टिमेट इनकम। इनकी जो डिटेल्स है, इनका जो लिखित दस्तावेज होता है वो बजट कहलाता है। बजट किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के प्रशासन का हृदय माना जाता है, क्योंकि बजट से ही सभी चीज़ें संचालित होती है। बजट ही किसी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, क्योंकि किसी सरकार की परफॉर्मेंस क्या होगी ये उसके बजट पर डिपेंड करता है कि उसकी बजट की प्रायोरिटी क्या है। बजट को प्रायोरिटी का भी आप एक तरह से उपकरण कह सकते हो। हम भारत में बजट की बात को थोड़ा बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बजट के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की बजटरी व्यवस्था दुनिया में प्रचलित है, आज हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे बजट के प्रकार कि कितने प्रकार की बजटरी व्यवस्था है। तो हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट। हम हिंदी में कहे तो बजट के प्रकार। मैंने लास्ट क्लास में कई प्रकारों का वर्णन तो नहीं किया, केवल लिखा था उसमें से जो पहला प्रकार है वह है लाइन आइटम बजट। हम एक एक को देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। एक को हम हिंदी में कहते हैं मध्यक्रम बजट। मध्यक्रम बजट, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लाइन आइटम बजट।
डन। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे हम इस बात को समझे कि ये होता क्या है, मध्यक्रम बजट है क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2-3 चीज़ें अपने को समझनी है। नंबर 1, सबसे परंपरागत पद्धति है, सबसे परंपरागत बजटीय व्यवस्था है। सबसे परंपरागत का हम कहाँ से ले, फिर भी वैसे तो हम ट्रेडिशनल मतलब जितना पहले ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम कोई एक रेखा खींच सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका उद्भव 18वीं सदी में हुआ। 18वीं सदी का मतलब लगभग 1750-1740, जब दुनिया में आधुनिक लोकतंत्र और आधुनिक व्यवस्थाएं जन्म ले रही थी। ये सबसे परंपरागत बजटीय व्यवस्था है। क्या होती है कि इसमें बजट का आवंटन, जो बजटीय आवंटन होता है, वो बजटीय आवंटन मदवार किया जाता है। मदवार मतलब आइटम वाइज होता है। थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आइटम वाइज क्या है। हम थोड़ा उल्टा सोचते हैं कि आइटम वाइज का मतलब क्या है। इसका एक दूसरा भी मतलब है कि इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं होता। उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण क्या होती है, मद महत्वपूर्ण होती है। इंपॉर्टेंट चीज है मद आइटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि किस तरह से हम बिल्कुल एक फिक्स करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बजट में खर्च करेंगे, हम घर के बजट में देखें कि 5 कुर्सियाँ, तो फिर 5 कुर्सियाँ ही खरीदी जाएगी। अगले साल क्या आपके लिए है, 3 शर्ट है, नहीं 3 पैंट मान लीजिए, तो 3 पैंट ही खरीदेंगे, फिर आप 2 पैंट नहीं होगा। तो मद वाइज कितने पंखे, कितनी कुर्सियाँ, कितना सड़क निर्माण, कितना हम पुस्तकें खरीदेंगे, तो आइटम वाइज एलोकेशन होता है। एक तरह से ये जो बजटीय व्यवस्था है उसका उद्देश्य, इस प्रकार की बजटीय व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कठोर नियंत्रण रखना, ताकि कोई गुंजाइश ही नहीं हो। इसलिए इस तरह की बजटीय व्यवस्था को कठोर बजटीय व्यवस्था भी कहते हैं। जो चीज है वही चीज खरीद सकते हो, दूसरी चीज आप नहीं ले सकते। एक तरह से बहुत हार्ड और कठोर बजटीय व्यवस्था है। तो ये जो मध्यक्रम बजट है, ये बजट में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे परंपरागत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसमें देखूं कि आपके लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, तो फिर ये जो कठोर नियंत्रण वाली बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं कि इसका महत्व क्या है। लेकिन इसकी कमी क्या है, क्योंकि कमी यह है इसकी, अगर हम आलोचना करते हैं इस बजटीय व्यवस्था की, अगर हम आलोचनात्मक पक्ष देखें, अगर हम इसका आलोचनात्मक पक्ष देखें तो एक तो कठोरता है, मतलब हम ये कहेंगे कि लचीलापन का अभाव है। एक तो ये नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं होता, उद्देश्योन्मुखता नहीं रहती, का अभाव रहता है। तीसरा है कि बहुत ही एक तरह से इस तरह का बहुत विवरणात्मक बजट हो जाएगा कि आप सब चीज़ों का उल्लेख करो, तो एक तरह से व्यावहारिक नहीं है। ये आज के समय में व्यावहारिक नहीं कह सकते, इसे प्रैक्टिकली नहीं कह सकते, प्रैक्टिकली नहीं कह सकते इसे। ये इस तरह से इसकी एक इनिशियली बजटरी व्यवस्था थी जिसको हम लाइन आइटम बजट कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो रहते हैं, डिस्क्रिप्टिव वालों के लिए भी छोटा क्वेश्चंस रहता है, कोई ज़्यादा, कई बुकों में, ज़्यादातर पुस्तकों में तो इसका विवरण भी नहीं होता है। अब जो आधुनिक प्रणाली में
जो आज आधुनिक प्रणाली है उसमें जो बजटरी व्यवस्था है, उसमें मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे पहली जो अच्छी बजटरी व्यवस्था शुरू हुई उसका नाम था, अंग्रेजी में हम कहते हैं निष्पादन बजट, और अंग्रेजी में इसे कहेंगे परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट। मैं थोड़ा थोड़ा अब स्पीड को बढ़ा भी देता हूँ जिससे कि आप थोड़ा, अब चूंकि रिदम आ जाता है उसके बाद में आप पिक कर लेते हैं। हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ। पहले हम इस बात को समझते हैं, फिर हम इस बात को समझेंगे कि ये अपने आप में ये कैसे डेवलप हुआ, भारत में इसका क्या इतिहास रहा, फिर वही है कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, और एक आपकी जनरली जब विवरणात्मक प्रश्न आता है तो फिर उसमें कंक्लूजन वगैरह भी देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पे हम फैक्ट पे और उन चीज़ों को फोर्स करता हूँ। मैं ये ध्यान दीजिए, जिस पॉइंट पे मैं बहुत फोर्स कर रहा हूँ इसका मतलब होता है कि वहाँ से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये तब भी आपको एक्सपीरियंस होगा जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, और उस टेस्ट सीरीज में आप इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एरियाज पे जो फोर्स दिया जा रहा है, बार बार आपको जो फोर्स दिया जा रहा है, वो फोर्स एक अनुभव होता है उसमें कि यहीं से इस टॉपिक में बार बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले इतिहास देखते हैं कि कैसे हुआ। सबसे पहली बार इसे जो है अमेरिका का हूवर कमीशन था, अमेरिका का हूवर कमीशन 1949 इसके द्वारा विकसित किया गया। ये जो संकल्पना है या इसे अपने में लागू किया वो फर्स्ट हूवर कमीशन। बेसिकली अमेरिका में 2 हूवर कमीशन बने थे, एक 49-50 में। तो 1949 में जो फर्स्ट हूवर कमीशन ने पहली बार इसे डेवलप किया, उसके पश्चात 1950 में अमेरिका का राष्ट्रपति था ट्रूमैन। अमेरिका का राष्ट्रपति था ट्रूमैन। इन्होंने इसे लागू भी कर दिया, मतलब डिक्लेरेशन की और लागू भी कर दिया। तो ये था अमेरिका में लगभग 76-77 तक ये चलता रहा। बाद में और दूसरी बजटरी व्यवस्था को इसमें शामिल किया। हालांकि अभी भी अमेरिका में या दुनिया में ज़्यादातर जगह परफॉर्मेंस बजट ही है। भारत भी चूंकि अछूता नहीं था। 1956 में नहीं है, भारत में जो एक प्राकलन समिति, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी 1956। इस प्राकलन समिति, आप थोड़ा सा गौर करना, प्राकलन समिति जो संसद की समितियां होती है, जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं है, इसी तरह से पब्लिक एंटरप्राइजेज कमेटी, जो अनुमानों को, जो बजटरी अनुमानों के ऊपर जो कमेटी होती है, महत्वपूर्ण कमेटी होती है, केवल लोकसभा की कमेटी होती है, उसे हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं। प्राकलन समिति ने भारत में पहली बार इसको लागू करने की सिफारिश दी। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट। पहली बार इसकी सिफारिश की 1961 में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत। उद्भव कहाँ, भारत। 1961 में इसे भारत में लागू भी कर दिया गया, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, बाद में इतना सक्सेस नहीं रहा। तो फिर एक अमेरिका के फाइनेंशियल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि आप हमारे आओ, और हमारे निष्पादन बजट पता नहीं क्यों सफल नहीं हुई, उसे आप थोड़ा देखिएगा। तो इसके बाद में 1964 में इसकी जांच के लिए निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट की
जांच के लिए और सलाह देने के लिए अमेरिका से एक वित्त विशेषज्ञ जिसका नाम होता है फ्रैंक डब्ल्यू क्राउच, इनको भारत बुलाया जाता है और कहा कि आप हमारी परफॉर्मेंस बजट को देखें और परफॉर्मेंस बजट की जांच कीजिए और आवश्यक सुधार के लिए हमें रिकमेंडेशन दीजिएगा। कमीशन आता है, उसने कुछ रिकमेंडेशन देता है, लेकिन भारत सरकार का कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप नहीं होता है। 1968 में जो फर्स्ट ARC जो था, आपको पता है ना ARC क्या होता है? प्रशासनिक सुधार आयोग, जो समय समय पर कोई भी सरकारें अपने प्रशासन में रिफॉर्म के लिए गठित करती है। भारत में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने हैं। एक 1968 में रिपोर्ट दिए, बन तो गया था जनवरी 1966 में। ये कहानी भी हम अलग जगह देखेंगे कि इसमें भी पहले अध्यक्ष अलग थे, मोरारजी देसाई जी थे, बाद में के हनुमंताय जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो जो फर्स्ट ARC थी उसने भी परफॉर्मेंस बजट की सिफारिश दी और इसकी सिफारिश के आधार पर, इसके आधार पर ही केवल, आप ध्यान दीजिए, केवल 4 विभागों में इसे लागू किया जाता है। केवल 4 विभागों में इसे लागू करते हैं केवल। चूंकि आपको पता है कि सामान्यतः जिसको हम राज्यों में विभाग बोलते हैं, तो यहाँ ज़्यादा सही शब्द होगा 4 मंत्रालयों में लागू किया जाता है। मंत्रालयों में क्या होता है कि जिसे स्टेट में बोलते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेकिन सेंटर में बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। हाँ, मिनिस्ट्री को फिर विभागों में, डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। तो 4 मंत्रालयों में इसे क्या किया लागू किया। तो ये परफॉर्मेंस बजट का ये भारत में लागू हो गया। इसके उपरांत जो भारत में 4 विभागों में लागू हुआ, उसके पश्चात ये रहता है लगभग 1976-77 में इसे 32 मंत्रालयों में लागू कर दिया गया और आगे चल के इसे सब जगह लागू कर दिया जाता है। 1998, 1997, 1998 में इसे सभी मंत्रालयों में लगभग, आप ये बदलती रहती है लेकिन फिर भी 79, 71, 80 के आसपास ये मिनिस्ट्री रहती है। हर सरकार इसमें 2, 4, 5 कुछ जोड़ती है, कुछ मिलाती है। सभी मंत्रालयों में से लागू कर दिया जाता है। तो ये उद्भव है। उद्भव में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले किसने इस संकल्पना को विकसित किया? फर्स्ट हुआ कमीशन। नहीं, किसने लागू किया? अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 1950 में। किसने किया? राष्ट्रपति ट्रूमैन में। भारत में सबसे पहले सिफारिश किसने दी? प्राक्कलन समिति ने। नहीं है। भारत में सबसे पहले लागू कब हुआ? 1961 में लागू हुआ, लेकिन सफल नहीं हुआ। ठीक है ना। और फिर कब लागू हुआ? 1968 में लागू हुआ। किसकी सिफारिश पे हुआ? फर्स्ट ARC की सिफारिश पे। फिर चल पड़ी गाड़ी। फिर 32 मिनिस्ट्री में, फिर सभी जगह। आज कौन सा बजटरी व्यवस्था है? तो हम कहेंगे आज निष्पादन बजट है। लेकिन सवाल यह है कि निष्पादन बजट कहते किसको है? ये क्या है परफॉर्मेंस बजट? ये परफॉर्मेंस बजट है क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी बजटरी व्यवस्था या किसी भी थ्योरी की आप डेवलपमेंट देखते हो तो पिछले वाले में जो कमियां होती है उससे फिर आगे बढ़ता है। हमने देखा था कि जो लाइन आइटम बजट होता है वो कठोर है, नंबर 1। लचीलापन का भाव है, इसको ऐसे कह सकते हैं। और नंबर 2, वह उद्देश्योन्मुखी नहीं है, वो वर्क ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस तो नहीं करेंगे, कार्योन्मुखी है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो बजटरी है उसमें उन कमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। कैसे? इसमें सबसे पहले बजट जो है, जो भी बजट है, ये बजट बनाते समय सबसे पहले
उद्देश्य में बांटा जाता है ना, उद्देश्य में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लूंगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि कैसे। जैसे बजट लेते हैं तो जैसे उद्देश्य हमने लिया शिक्षा, ये हमको इसको बढ़ावा देना है। ये उद्देश्य है कि शिक्षा को हमको बढ़ावा देना है बजट के माध्यम से, उद्देश्य। इस उद्देश्य को कार्यक्रम नहीं, और फिर कार्यक्रमों को परियोजनाओं, नहीं परियोजनाओं को फिर और उनके जो सब प्रोजेक्ट उनमें डिवाइड करते हैं। नहीं हो सकता है परियोजनाओं को फिर और हम प्रक्रियाओं या उप परियोजनाओं में विभक्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो शिक्षा है उस शिक्षा को हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। फिर जैसे प्राथमिक शिक्षा के कई कार्यक्रम है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नहीं है मिड डे मील और अदर जैसे कोई भी नई जो योजनाएं आप कुछ भी जोड़ सकते हो। फिर सर्व शिक्षा अभियान को फिर और परियोजनाओं में आप बांट सकते हो, इसमें नहीं इसको और उसमें बांट सकते हो। तो ये अलग अलग हो गया। जैसे मिड डे मील भी उसका एक हिस्सा होता है। अब हर जगह जैसे उद्देश्यों में इसमें इनपुट और क्या आउटपुट चाहते हो ये बजट में रखा जाता है। जैसे शिक्षा के लिए 3000 करोड़ रुपए इनपुट ये हो गया। आउटपुट नामांकन को 60% से बढ़ा करके 75% करना। आपका जो स्कूल से छोड़ने वालों का जो रेशो है उसको 10% से घटा करके 8% करना। स्कूलों में और दूसरे प्रकार के हम उद्देश्य एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। फिर उद्देश्य को डिवाइड किया जाता है कार्यक्रमों में और फिर उस कई कार्यक्रम होंगे, फिर हर कार्यक्रम का इनपुट और फिर उसमें क्या आउटपुट चाहते हैं ये बजट होगा। फिर कार्यक्रमों को डिवाइड करते हैं प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में फिर क्या होगा इनपुट और फिर उसका क्या होगा आउटपुट। ऐसे ही फिर परियोजनाओं में भी क्या होगा इनपुट और आउटपुट, ये उसमें भी होगा। तो ऐसे करते हुए पूरी जो बजटरी मैकेनिज्म है वो ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट है ना, प्लान, सब प्रोजेक्ट, उनके भीतर नीचे तक जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवीजन कर देंगे। हर जगह इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ये उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक तरह से ये जो बजटरी व्यवस्था है और निष्पादन बजट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने इनपुट ये दिया, आउटपुट ये। तो निष्पादन बजट में ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये है मात्रात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है। ध्यान देना, ये जो है मात्रात्मक मूल्यांकन पर जोर देता है। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, कितना था कितना, आंकड़ा लागत, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह लागत लाभ विश्लेषण पर बल देता है। ये पूरा बजट इस पे टिका होता है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे लाइन आइटम बजट में कठोरता थी तो इसमें क्या है? तो इसमें कठोरता नहीं। जैसे ये उद्देश्य में आपने मान लीजिए इसमें 5000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए दिया, ठीक है। अब प्राइमरी शिक्षा के लिए आपने 2000 करोड़ दिया, मिडिल के लिए 1000 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 2000 करोड़। लेकिन जरूरत पड़ने पे इंटरनल एलोकेशन को आप चेंज कर सकते हो। आंतरिक जो वर्गीकरण है उसको आप बदल सकते हो।
इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन कैसे? क्योंकि आंतरिक वर्गीकरण को बदल सकते हैं। ये कार्योन्मुखी के स्थान पर कैसा होता है? लक्ष्योन्मुखी होता है। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है कि ये इस तरह से, ये बजट इस तरह से होता है। इसमें तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। तुलनात्मक विश्लेषण अच्छा होता है। लेकिन कुछ अन्य बेनिफिट्स भी इसमें है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो आप देखिए कि चूंकि ये बजट का वर्गीकरण बहुत स्पष्ट होता है, इसका मेजरमेंट या ऑडिट बहुत स्पष्ट तरीके से की जा सकती है, इसलिए दो फायदे इसमें है। नंबर एक तो विधायी नियंत्रण बेहतर होता है, इससे विधायिका का अच्छा आता है। विधायी नियंत्रण अच्छा इसलिए भी आता है क्योंकि विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायी सदस्य होते हैं, द्वारा समझना भी आसान है और चर्चा करना ये दोनों ही आसान बना देता है, क्योंकि आप बिल्कुल इनपुट आउटपुट के बीच में एक बैलेंस बैठा सकते हो, इसलिए आप चर्चा भी कर सकते हो और एक बढ़िया मैकेनिज्म के तहत इसकी जो है विश्लेषण कर सकते हो। तो एक लचीलापन भी है। थोड़ा इसका नुकसान देख लेते हैं कि इसके नेगेटिव पक्ष, इसके आलोचनात्मक पक्ष क्या है, इसकी आलोचना क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें भी इंक्रीमेंटलिज्म को भी थोड़ा सा आप समझिएगा। जो लाइन आइटम बजट है उसे हम वृद्धिशील बजट भी कहते हैं, उसमें आप जोड़ भी लेना, इंक्रीमेंटल बजट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक चीज जो शुरू हो जाती है वो खत्म नहीं होती। पिछली बार हमको कृषि वाले कहेंगे, पिछली बार कृषि मंत्रालय को आपने 20,000 करोड़ रुपए दिया था, इसलिए और ये योजनाएं चालू है, अब ये तो चालू ही है, ये एडिशनल और कर रहे हैं। तो उसी बजट में थोड़ा सा बढ़ा करके, थोड़ा घटा करके मोस्टली बढ़ाया जाता है और आइटम बढ़ती चली जाती है और कोई प्रोग्राम एक बार शुरू होने के पश्चात खत्म ही नहीं होता। इसे कहते हैं वृद्धिशीलता, इंक्रीमेंटलिज्म। जो लाइन आइटम बजट में तो बहुत बड़ी बुराई थी, लेकिन इसमें भी वृद्धिशीलता जो है का अवगुण है। ये एक अवगुण है कि इंक्रीमेंटलिज्म जो है वो यहाँ भी देखने को मिलता है। कोई प्रोग्राम एक बार शुरू होने के पश्चात खत्म ही नहीं होता। मिड डे मील एक बार शुरू हो गया, आप पता नहीं वो आज जरूरत भी है या नहीं है, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। रिजर्वेशन पॉलिसी एक बार शुरू हुई लेकिन खत्म ही नहीं हो रही। अलग अलग चीज़ें है। मैं रिजर्वेशन पे तो इसलिए भी बात नहीं करता हूँ, उसका सोशल जस्टिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स है, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इंक्रीमेंटलिज्म क्या है। दूसरा इसका जो नेगेटिव पक्ष है वो यह है कि एक ही कार्यक्रम कई विभागों या कई मंत्रालयों के द्वारा संचालित होता है। जब कई मंत्रालयों के द्वारा संचालित होता है तो फिर कैसे हम उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कि कुपोषण, अब कुपोषण निवारण जो है वो शिक्षा मंत्रालय भी देख रहा है, वो महिला और बाल विकास मंत्रालय भी देख रहा है, और हो सकता है कि वह कोई और फूड इंडस्ट्री भी मिनिस्ट्री भी देख रही हो, या जनजातीय कल्याण मंत्रालय भी देख रहा हो। इसलिए हम यहाँ इस बजट को बनाते समय जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक उद्देश्य अगर लें तो फिर उद्देश्य, एक ही उद्देश्य कई मंत्रालयों के द्वारा उसका कंट्रोल आएगा, कई मंत्रालयों द्वारा उसका चलाया जाता है, तो कौन सा मंत्रालय फिर उस उद्देश्य पर बजट एलोकेशन करे या